पिछले क्लास तक हम लोगों ने टोटल 5 सवाल किया था एक्सरसाइज 7.2 का। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 आज हम लोग करके इसको खत्म करते हैं चैप्टर को। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए पहले ध्यान से, लिखने नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके पास है, बस वहाँ पे आपको पढ़ लीजिए। इफ 4 पॉइंट दिया गया है, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। मतलब कि इसमें बात किया जा रहा है किसका, एक पैरेललोग्राम का, और वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम पहले बनाइए तो आराम से आपको ये समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि मेरा ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम आप अपने मन से ए दे सकते हैं, इसका बी, सी और डी। ओके, और इसमें कहा गया कि 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट को एक ऑर्डर में लेना है। मतलब कि पहला ए होगा, दूसरा बी, फिर सी और फिर ये डी हमारा एक लाइन से। तो पहला क्या है आप बताते चलिए। पहला है हमारा 1 और 2, उसके बाद फिर दूसरा क्या है, दूसरा वाला दूसरा 4 और वाई, 4 और वाई, तीसरा एक्स और 6, चौथा 3 और 5। तो ये हमारा 4 पॉइंट हो गया एक पैरेललोग्राम का, एक ऑर्डर में भी है हमारा। इसमें आपको करना क्या है ना, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपका एक्स यहाँ है और वाई यहाँ है, तो इन दोनों का वैल्यू हमको पता करना है क्या होगा। देखिए, इसको पता करने के लिए ना आपको यहाँ पे डायगोनल खींचना पड़ेगा। और याद कीजिए, यदि आपको याद है तो यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, पैरेललोग्राम जैसे देखिए ए से लेकर सी का यदि हम डायगोनल खींच रहे हैं, और डी से लेकर बी बोलो या फिर बी डी बोलो, बात तो सेम है। तो यदि हमने यहाँ पे ये डायगोनल खींचा है, चलो इसका नाम हम लोग ओ दे देते हैं। तो ये जो डायगोनल हमारा है ना, पहले आप ध्यान से देखिए AC का, तो AC के लिए जो हमारा पॉइंट O है बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। उसी प्रकार से जो हमारा BD डायगोनल है, इसके लिए भी हमारा पॉइंट जो O है वो बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये पॉइंट O जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का, और किसका, BD का। दोनों का हमारा ये पॉइंट O क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट है तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो बेसिकली हम लोग यदि हमारा AC का ये मिड पॉइंट है और BD का भी यदि ये मिड पॉइंट है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे MID, मिड पॉइंट ऑफ AC, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ, चूंकि दोनों मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर होंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका मतलब हो गया ये हमारा पॉइंट O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। इट मीन्स, और दोनों एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो दोनों के दोनों मिड पॉइंट क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों आपस में इक्वल है। अब यदि दोनों इक्वल है तो हमको यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं AC के लिए। AC के लिए आप बात करने जा रहे हैं तो मिड पॉइंट हमारा इसका क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। तो इन दोनों का हम लोग पहले काम करने जा रहे हैं, तो इसको आप पहला पॉइंट मानिए और इसको आप दूसरा पॉइंट मानिए। पहला मिड पॉइंट ऑफ AC का हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, AC का बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 आएगा, कॉमा या हाँ, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है y प्लस y2 बाई 2। ये बराबर होगा किसके, इस वाले मिड पॉइंट वाले के लिए, इसमें भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आप वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिए, मतलब कि AC के लिए। और AC के लिए आप बात कर रहे हैं, आपके सामने 2 पॉइंट होना चाहिए, पहला ये और ये। तो इन दोनों को देखते हुए बताइए, x1 का मतलब 1, x2 का मतलब x बाई 2, कॉमा y1 का मतलब 2 प्लस y2 का मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2, बराबर है। अब इन दोनों के लिए आप इसको पहला मान लो और इसको दूसरा मान लो। तो x1 का मतलब 4 प्लस x2 का मतलब 3 बाई 2, कॉमा y1 का मतलब y2 का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग।
अब मेरे हिसाब से ना पहले आपको यदि यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो उसको आप सॉल्व कर लो पहले। तो 1 प्लस एक्स बाई टू कॉमा ये हमारा 8 बाई टू हो जाएगा बराबर ये हमारा 7 बाई टू होगा कॉमा y प्लस 5 बाई टू होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? क्योंकि देखिए हमको निकालना है x और y का वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये हमारा x का वैल्यू होता है, ये वाला x का होता है, ये y का होता है, ये x का होता है और ये y का होता है। तो आप x वाले को x के साथ मल्टीप्लाई करो और y वाले को y के साथ मल्टीप्लाई करो। कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों हमारा मिड पॉइंट बराबर है और बराबर है तो ये x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमको ये कर देना है बस। तो थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज करके कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स बाई टू किसके बराबर हो जाएगा 7 बाई टू के कॉमा और इससे हमारा किसका वैल्यू निकलेगा x का निकलेगा। ये हमारा होगा फिर आगे हाँ 8 बाई टू इक्वल्स टू वाई प्लस 5 बाई टू। अब यहाँ पे आपको एक ही चीज़ दिख रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसको इससे करेंगे यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स से बराबर 7 इंटू टू कॉमा इसमें भी हम लोग कर लेंगे 8 इंटू टू और 2 से करेंगे y प्लस 5 को। तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस 2x बराबर 14 कॉमा 16 बराबर 2y प्लस 10 ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा चलिए इसको उधर भेज देते हैं। तो 2x इक्वल्स टू 14 माइनस 2 कॉमा चलिए इसको आप इधर लेके आ जाइए 16 माइनस 10 कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे आइए, ये हमारा माइनस करेंगे तो 10 आएगा यहाँ पे। तो 2x इक्वल्स टू 10 तो x इक्वल्स टू 10 बाई टू x इज इक्वल्स टू 5 कॉमा अब इसका काम कर लेते हैं। इसको माइनस कीजिए आप 6 इज इक्वल्स टू 2y कॉमा 6 बाई टू इक्वल्स टू y और 3 इक्वल्स टू y। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे x y का वैल्यू निकल गया। बस इसमें आपको समझना क्या था, समझना यह था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है बिल्कुल एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं। तो AC का ये हमारा मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इक्वल हमने कर दिया, x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और y को हमने y के साथ। इस तरीके से हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे हैंस x इज इक्वल्स टू 5 कॉमा y इज इक्वल्स टू 3। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो इसको लिखिए और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए पहले क्या लिखा गया इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज दिया गया पॉइंट एंड B इज इसका भी पॉइंट दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा हम लोग हैंडल करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर हमारा 7 और इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप पहले एक सर्किल को ड्रॉ कर लो क्योंकि इसमें सर्किल का बात किया गया है। हालांकि एग्जैक्ट सर्किल हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बन तो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ सर्किल है। चलिए लगभग ठीक है, समझने के लिए इतना काफ़ी है या फिर ये भी ठीक नहीं है? चलो रहने दो, इतना काफी है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल है और सर्किल का ये हमारा सेंट्रल पॉइंट मान लीजिए। तो ये हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है देखिए, इसमें कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर। AB हमारा डायमीटर है, तो ये हमारा A और ये हमारा B डायमीटर है। तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है, इसको हम लोग O मान लेते हैं। ठीक है, इसमें किसका किसका वैल्यू दिया गया पहले पढ़िए, स्टेटमेंट को मिल जाएगा आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर का वैल्यू कितना दिया गया है 2, -3 एंड B का वैल्यू दिया गया है इसमें 1 और 4 दिया गया है। तो B का हमारा हो गया 1, 4। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है वैल्यू इसका। ठीक है, चलिए इसको निकालने का तरीका बताते हैं। सबसे बढ़िया, यदि मेरा AB एक डायमीटर है तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, तो इसके हिसाब से हमारा जितना AO होगा उतना ही हमारा BO होगा। बिल्कुल सही बात है।
तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जितना ये है उतना ये है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो मिड पॉइंट का ही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, मिड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं जरा बताइए तो। मिड पॉइंट में हम लोग मिड पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पहले से दे दिया गया है हमारा ओ का वैल्यू, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए को हम लोग मान लेते हैं क्या, एक्स का वाई मान लेते हैं। बस अब हम लोगों को यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। इसको ना आप ये लोग यहाँ से लिखिए, आप ऐसे लिखेंगे, ओ इज द मिड, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का ओ क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। यदि ये मिड पॉइंट है तो, यदि मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, तो कोऑर्डिनेट हमारा पॉइंट का ओ का क्या होगा, वो तो पहले से दिया गया है। बस यानी कि यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट पे मिड पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से दिया गया है, तो हमारा ये वाला वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा, चलो देखा जाए ध्यान से। मिड पॉइंट यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट किसका निकाल रहे हैं, o का निकाल रहे हैं, लेकिन o का तो x पहले से दिया गया है 2, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बराबर x1 का मतलब क्या हमारा, सिंपली x, तो x प्लस x2 का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, अच्छा y का वैल्यू भी हमारा दिया गया है कितना, -3, y1 का मतलब कितना y, प्लस y2 का मतलब 4/2। देखिए यहाँ पे ना हम लोगों को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ए बी हमारा एक डायमीटर है और वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम लोग मिड पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मिड पॉइंट तो पहले से दिया गया है, तो उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स का मतलब 2 और वाई का मतलब -3। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, x1 और y1 की जगह पे ये आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 से 2 को करेंगे तो 4 और ये हमारा x प्लस 1 कॉमा, इसको कर देंगे -6 इक्वल्स टू वाई प्लस 4, और सॉल्व किया जाए 4 - 1 इक्वल्स टू x, ये हमारा -6 -4 बराबर y इधर लेकर आ गए, ये हमारे पास 3 इक्वल्स टू x आ जाएगा, और y का वैल्यू कितना -10 इक्वल्स टू y। तो हैंस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट ए कितना आ गया, 3, -10 हो गया। बस इसी का हमको वैल्यू निकालना था ना, तो x का 3 और y का -10, बस हो गया। इस तरीके से करना है, अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए 7, इसमें गलती हो गया है, कहाँ पे, कहाँ पे, ये 14 - 2 नीचे, सबसे नीचे इधर, 14 - 2 12 होगा ना, 10 लिख दिए हैं इधर। अच्छा यहाँ पे, हाँ अच्छा सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, अच्छा ये वाला 14 - 2 12, अच्छा सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा आप सुधार लीजिए यहाँ पे। तो ये हमारा 12/2, तो ये हमारा 6 हो गया। चलो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सही है ना, x का बराबर 6 और y का बराबर 3, कोई बात नहीं, छोटा मोटा मिस्टेक चलता है, हो जाता है कभी कभी, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट। 7 के बाद अब आगे बढ़ जाया जाए तो 8 पे आ जाते हैं हम लोग, मिटा दें इसको। चलो, यदि कहीं पे छोटा मोटा मिस्टेक हो जाए तो उसको आप बताइएगा, और यदि नहीं बता पाए तो आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, 7 के बाद 8 पे आ जाते हैं।
सॉल्यूशन नंबर 8, सवाल को पढ़िए पहले क्या कहा गया इसमें। इफ ए एंड बी आर पॉइंट दिया गया है इसमें -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। चलिए आप इसको ऐसे समझिए, 8 नंबर को सपोज कीजिए कि ये मेरा लाइन सेगमेंट है ए और ये हमारा बी, इसका कुछ वैल्यू दिया गया है -2 और -2, और बी का क्या दिया गया है, बी का दिया गया क्या बताइए, -2 और -4, ये वैल्यू दिया गया है। और इसी पॉइंट के ऊपर हमारा एक पॉइंट पी पड़ रहा है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। चलिए इसको हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। मतलब ये हो गया कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका कुछ वैल्यू है, इसका भी कुछ वैल्यू है, और इसी के ऊपर हमारा एक पॉइंट पी लाई करता है, इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स और वाई। तो हम जरा एक बात बताइए हमको, यदि आप इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे पी का एक्स और वाई, तो इसको निकालने के लिए आप लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हमको एम और एन का वैल्यू चाहिए, मतलब कि किस रेशियो में काट रहा है। तो एम और एन का वैल्यू आपको यदि पता चल जाए तो आराम से आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका रेशियो निकालने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हिंट आपके सवाल में दिया गया है। क्या हिंट दिया गया है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, यही हमारा सबसे बड़ा हिंट है। तो क्या है, ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी है क्या, ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी, ठीक है, यही आपका सबसे बड़ा हिंट है। इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। यदि हम ये 7 डिवाइड में है इधर भेज दे तो क्या बन जाएगा, 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए बी। 3 को हमने इधर ही रहने दिया, 7 को हमने उधर भेज दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे ए पी लिख रहे हैं और ये ए बी हमारा अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये 3 हमारा पहले से था, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई और डिवीजन का सारा खेल है। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से समझिए, ए पी आप रहने दीजिए ऊपर में, ए बी को आप ध्यान से देखिए। अब ए बी का मतलब ये पूरा, तो क्या ए बी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, मतलब कि ए पी को हमने ऊपर में ए पी था, ए पी रहने दिया हमने, इसमें हमने कुछ नहीं किया। ए बी हमारा नीचे में है, तो क्या ए बी के जगह पे हम लोग ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़िएगा तभी आपको जाके पूरा ए बी मिलेगा। उसके बाद क्या है, 3/7 रहने दीजिए 3/7। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 ए पी बराबर, इसको करेंगे तो 3 ए पी प्लस 3 पी बी। अब आपको ए पी दिख रहा होगा, इसको इधर लेकर आ जाइए, 7 ए पी माइनस 3 ए पी बराबर 3 पी बी, इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा, 4 ए पी इक्वल्स टू 3 पी बी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए, आप ए पी को इधर रहने दो, ये हमारा पी बी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 3 है, ये हमारा मल्टीप्लाई में था, 4 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए ये आपने कर दिया। आपने क्लास 7 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। रेशियो एंड प्रपोर्शन में ये बताया जाता है कि यदि कोई चीज हमारा डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यदि हमारा ए पी बाई पी बी है तो हम लोग यहाँ पे ए पी इज टू पी बी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 3:4 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि ए पी का वैल्यू 3 है और पी बी का वैल्यू 4 है। तो इट मीन्स ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4। तो रेशियो तो हमारा निकल गया। अब चूंकि रेशियो निकल गया है तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। चलो, तो यहाँ पे आप लोग नीचे में, चलिए अब इसके बाद डायरेक्ट लगाइए यहाँ पे, डायरेक्ट अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, एक x होगा, क्या होता है याद कीजिए, mx2 हाँ nx1 m प्लस n कॉमा y इज इक्वल्स टू my2 सॉरी my2 ny1 बाई m प्लस n। अब बस आप वैल्यू पुट कीजिए, आराम से बन जाएगा। x का वैल्यू हमको निकालने के लिए पहले चाहिए m का मतलब 3,
इंटू x2 का मतलब 2 प्लस n का मतलब 4 इंटू x1 का मतलब -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इट मीन्स 3 प्लस 4, y इज इक्वल्स टू m का मतलब 3 इंटू y2 मतलब -4 प्लस n का मतलब 4 इंटू y1 का मतलब -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, कर लीजिए। ये हमारा 3 टू 6 आएगा, ये हमारा -8/7, y इज इक्वल्स टू -12 -8/7। आगे बढ़ा जाए, ये हमारे सामने -2/7 आएगा और y इज इक्वल्स टू -20/7 आएगा। अब इसको आप काट भी नहीं सकते हैं, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट P -2/7 और -20/7, यही आपका आंसर है। तो इसको पता करने के लिए हमने सबसे पहले इसका रेशियो निकाला, और रेशियो निकालने के लिए सबसे बड़ा हिंट आपको यहाँ पे दिया गया था। तो जब भी रेशियो वाला सवाल आ जाए, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, इसी तरीके से आपको बनाना पड़ता है। इतना तिगड़मबाजी क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है ताकि हमको AP और PB का वैल्यू मिल जाए बस, ठीक है। और एक बार रेशियो मिल गया तो आराम से आप इसको पुट कीजिए फॉर्मूला पे और निकाल दीजिए इसका वैल्यू। चलिए 8 हो गया। 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर में कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये सवाल बड़ा मशहूर है, देखिए ध्यान से। इसको ना मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतने जगह में नहीं हो सकता, इसको मिटा दे पूरा। नाइन नंबर सवाल देखिए ध्यान से। 9 नंबर में हमारा एक लाइन सेगमेंट है AB, AB हमारा एक लाइन सेगमेंट है A और B। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, बताइए A का कितना है? एक है -4 और 2, नहीं -2 और -2 और 2, और B का क्या है? 2 और 8। 2 और 8। ये हमारा A और B लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब क्या किया जा रहा है ना, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि पहला पॉइंट मेरा यहाँ है, दूसरा पॉइंट हमारा नहीं, यहाँ पे मानेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं थोड़ा। पहला यहाँ पे मान लेते हैं, दूसरा यहाँ मान लेते हैं और तीसरा हम लोग यहाँ मान लेते हैं। इसका नाम चलो दे देते हैं PQR। ये क्या है, आप थोड़ा सा इसको समझिए आप गहराई से। मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट है ना आपका, यही 3 पॉइंट 4 डिवाइड में कर रहा है ना, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इन्हीं 3 पॉइंट का आप क्या करके निकाल के दिखाओ, हमको कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ। तो इसका इसका और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकालने जा रहे हैं। चलिए अब एक बात बताइए हमको, क्या ये हमारा जो पॉइंट Q है वो AB का मिड पॉइंट है कि नहीं? मतलब कि एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, 4 हिस्सा हमारे पास है। तो AB लाइन सेगमेंट का हमारा पॉइंट Q मिड पॉइंट है कि नहीं? बिल्कुल मिड पॉइंट है। यदि हम इसका मिड पॉइंट निकाल दे, यदि हम Q का वैल्यू निकाल दे, तो अब बताइए क्या A और Q के लिए हमारा P मिड पॉइंट है कि नहीं? बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा मिड पॉइंट वाला, ठीक है। हालांकि इसको रेशियो के हिसाब से बनाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए आप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q का वैल्यू निकालेंगे। Q का वैल्यू यदि निकल गया तो हम लोग A और Q का मिड पॉइंट, सॉरी पॉइंट मान के इसका हम लोग इसको मिड पॉइंट कर देंगे। उसी प्रकार से फिर इसको मिड पॉइंट मान लेंगे तो आसान से हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं Q के लिए। तो Q हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, A और B का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB।
ए बी का हमारा क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए तो हम लोग निकालने जा रहे हैं अभी क्यू के लिए, और क्यू हमारा मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का, तो पहला पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, तो x1 का वैल्यू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, -2, x2 का 2 बाई 2, y इक्वल्स टू y1 का मतलब 2 प्लस y2 का मतलब 8 बाई 2। आगे बढ़िए, x इज इक्वल्स टू 0 बाई 2, y इक्वल्स टू 10 बाई 2, x इज इक्वल्स टू 0 0 हो जाएगा हमारा ये, और y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स रिक्वायर्ड पॉइंट Q क्या निकला, 0 और 5 निकला, मतलब कि ये जो हमारा है वो 0 और 5 आया। अब चूंकि हमारा Q का वैल्यू निकल चुका है, तो A और Q को आप एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए, इन दोनों का हमारा ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हमारा ये P Q R क्या कर रहा है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस हिसाब से A और Q को लाइन सेगमेंट मानते हुए हमारा P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब जब हमको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो इसका क्या मिड पॉइंट नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए आगे यहाँ जाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे आप P इज द मिड पॉइंट किसका, P किसका मिड पॉइंट होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ A और Q, यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो AQ का हमारा P मिड पॉइंट है, तो show the coordinates so the coordinates of P, तो P का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए अब आप x का वैल्यू बताएंगे इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्योंकि हमारा यही पॉइंट है और ये हमारा मिड पॉइंट है। तो x1 का मतलब यहाँ पे हमारा कितना, -2 प्लस x1 का मतलब सॉरी x2 का मतलब 0 बाई 2, y1 का मतलब कितना 2 प्लस y2 का मतलब 5 बाई 2। ओके, आगे बढ़ा जाए, x इज इक्वल्स टू ये हमारा -2 बाई 2 कॉमा y इक्वल्स टू 7 बाई 2, x इज इक्वल्स टू आप कट करेंगे इसको -1 आएगा, y इक्वल्स टू 7 बाई 2, तो ये हमारा वैल्यू होगा किसका, पॉइंट P का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंड्स रिक्वायर्ड पॉइंट P -1 कॉमा 7 बाई 2 हो गया। बस आपने Q का निकाला, P का निकाल लिया, अब हमारा बच रहा है R का। तो बताइए R हमारा मिड पॉइंट किसका होगा, ये वाला R हमारा मिड पॉइंट किसका होगा, Q और B का होगा, तो इसका भी उसी तरीके से निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख देते हैं R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, QB का वो मिड पॉइंट है, तो show the coordinates of R, तो R का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से, तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y इक्वल्स टू y प्लस y2 बाई 2। तो अब यहाँ पे आप x1 x2 का जो वैल्यू बताएंगे इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, तो पहला पॉइंट ये मान लीजिए, दूसरा पॉइंट ये मान लीजिए, तो x1 का मतलब कितना 0, x2 का मतलब 2 बाई 2, y1 का वैल्यू मतलब 5 प्लस y2 का मतलब 8 बाई 2। इसको सॉल्व किया जाए, x इज इक्वल टू ये हमारा 2 बाई 2 होगा, y इक्वल टू 13 बाई 2 हो जाएगा, 8 2 10 3 13। इसको आप कट करेंगे तो x का वैल्यू
1 आएगा और ये हमारा y का वैल्यू 13/2 आएगा। तो हमारा एक्स वाई निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स रिक्वायर्ड पॉइंट आर, क्या निकला 1 और 13/2। इस तरीके से हमारा पी क्यू आर तीनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस प्रकार का ये वाला सवाल जो है ना, याद कीजिए हमने आपको सवाल बताया था ट्राई सेक्शन वाला। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, ढक ढक के रेशियो निकालते थे। यहां भी निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से। कुछ देर के लिए आप क्यू और आर पॉइंट को भूल जाओ। तो बताइए ए बी लाइन सेगमेंट को पी कितने रेशियो में काट रहा है, 1:3। 1 हिस्सा इधर है, 1 2 3 हिस्सा इधर है, तो 1:3। उसके बाद आप आर और पी को भूल जाओ। तो क्यू हमारा एडी को कितने रेशियो में काट रहा है, 2:2 के रेशियो में काट रहा है। उसके बाद फिर आर हमारा कितने रेशियो में काटेगा, 3:1 के रेशियो में काटेगा। तो वो रेशियो वाला ना इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। फिर सेक्शन फॉर्मूला से सवाल थोड़ा सा हमारा लेंदी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ये वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। चलो ये हमारा कंप्लीट। एक लास्ट बच रहा है हमारा इसमें 10 नंबर, उसको भी हम लोग सॉल्व करके आज क्लास को खत्म कर देते हैं। इसको बता दिया जाए। सवाल नंबर 10 पढ़िए। इसमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अच्छा रोम्बस है इसमें। इफ इट्स वर्टिसेस आर, 4 इसमें वर्टिसेस यानी कि पॉइंट दिए गए हैं, टेकन इन ऑर्डर। इसमें भी ऑर्डर लेना है आपको। अच्छा इसमें आपको हिंट दे दिया है रोम्बस का एरिया का, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। बचपन में लोग इसको कैसे याद करते थे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 ऐसे याद करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। और चूंकि भाई रोम्बस है तो 2 ही डायगोनल होंगे, तो पहला D1 होता है और दूसरा D2 ऐसे याद करते थे हम लोग। चलिए वही का इस्तेमाल कर लेंगे हम। तो सबसे पहले आप एक डायगोनल को बनाइए, सॉरी रोम्बस बनाइए पहले। रोम्बस हमारा कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसका नाम A B C और D। तो ऑर्डर में लेना है, तो एक एक करके बताइए। सबसे पहला हमारा क्या है, पहला वाला 3 और 0 है। दूसरा क्या है, 4 और 5। तीसरा क्या है, -1 और 4। चौथा, ये हमारा ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें ना हमको रोम्बस के साइड से बिल्कुल मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है इसके साइड से, 4 साइड है, इस एक भी साइड से हमको मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि रोम्बस के एरिया में फॉर्मूला में हमको डायगोनल से मतलब होता है। तो इसका क्या खींचना पड़ेगा, डायगोनल खींचना पड़ेगा। इसके साइड से वो कोई मतलब नहीं है, तो डायगोनल खींचो आप पहला, और ये हमारा दूसरा डायगोनल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला डायगोनल आपका AC है और दूसरा आपका BD है। तो इन दोनों का क्या निकालोगे आप बताओ, नहीं मिड पॉइंट नहीं, डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये डिस्टेंस वाला क्यों आ गया। आ सकता है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं साइज पहले वाले में, तो यहाँ पे आ सकता है। तो बेसिकली यदि हमारा AC यानी कि पहला डायगोनल और BD यानी कि दूसरा डायगोनल निकल जाए, तो हमारा एरिया बड़ा सिंपल होगा निकालना, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे AC और BD का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, यहाँ से बनाते हैं। ऊपर में आप डायग्राम बना लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे AC के लिए, ठीक है ना। फॉर AC के लिए यदि हम लोग बात करेंगे तो बताइए x1 का वैल्यू, x2 का, y1 और y2 का, इसको आप पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। तो x1 का वैल्यू 3, x2 का -1, y1 का इसका 4 हो गया। अब आप AC निकाल दो बस। रूट अंडर क्या होता था, याद है कि भूल गई, हाँ हाँ पीछे का भूलना नहीं है, रिवाइज भी करते चलना है। x2 वैल्यू पुट करिए बस, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। ये हमारा होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर।
ये हमारा 16 + 16 रूट अंडर 32। इसको आप और सॉल्व कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के। 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। इसका पेयर बन गया, इसका भी बन गया, इसका नहीं बना। 2 × 4 रूट 2, 4 रूट 2 यूनिट्स। हमारा ये आ गया डिस्टेंस किसका, AC का। उसी तरीके से अब हम लोग BD के लिए कर लेते हैं। 4 BD को आप करेंगे तो इसमें हमारा x1 x2 y1 और y2 का वैल्यू क्या होगा। इसको आप पहला मान लो, इसका दूसरा मान लो। तो x1 का 4, x2 का -2, y1 का 5 और इसका -1। चलिए BD का निकालते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब -2 माइनस x1 का 4 होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब -1 - 5 होल स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो -6 का स्क्वायर आएगा प्लस ये सॉरी हाँ ये भी हमारा प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हमारा -6 का होल स्क्वायर आएगा। ये हमारा 36 आएगा और ये भी हमारा 36 आएगा। 6 दूने 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 72। इसको भी थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 72 को 2 से करेंगे तो, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। इनका पेयर बना, इनका पेयर बना, इनका नहीं बना। 3 × 2 = 6, 6 रूट 2, 6 रूट 2 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा, यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 हमारा निकल चुका है। अब बस आप रोम्बस के एरिया पे इनको पुट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए आप। हैंड्स एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू पहला डायगोनल क्या आपका निकला था, पहला 4 रूट 2 निकला था। तो पहला 4 रूट 2 इंटू दूसरा आपने निकाला 6 रूट 2, 6 रूट 2। अच्छा आप जरा देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो क्या बचा 2 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। अब यहाँ पे देखिए आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 और रूट 2 2 बार है तो बाहर निकलेगा 1 होगा हमारा, यानी कि 24। अच्छा अब यहाँ पे बताइए 24 आपने निकाल तो दिया, क्या यहाँ पे लिखा जाएगा 24 के बाद क्या लिखेंगे अब, जो कि आपने एरिया निकाला है तो क्या लिखेंगे। एरिया किस में निकलता है पहले बताइए, स्क्वायर में निकलता है। तो क्या यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ है, नहीं है, तो केवल स्क्वायर यूनिट्स, ये होता है इसमें। ओके चलिए इस तरीके से हमारा 10 नंबर भी कंप्लीट। इसको आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा 10 नंबर था, लिखना भूल गए थे, लिख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। एक्सरसाइज पुराने वाले बुक जिसके पास है एनसीईआरटी का 7.3 आपके सिलेबस में नहीं है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल था उसमें बेसिकली, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो नहीं पढ़ना इस साल नहीं, मतलब सीबीएसई ने उसको कम्प्लीटली अपने सिस्टम से उसको हटा दिया, पूरा नया बुक रिलीज कर दिया। जिसके पास बुक होगा उसमें 7.3 है भी नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं चैप्टर में। चलिए तो मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट समझा जाए तो अब आपके पास पूरा आज़ादी है, आपके पास जौन सा बुक है उस बुक से आप अपने सवालों को बनाइए। जहाँ पे डाउट होगा आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।